गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 8 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंजॉय कीजिए एंड तक पूरे वीडियो को, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ ले लीजिएगा क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन से, जरूरत पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। प्ले स्टोर से क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखिए 8 अक्टूबर के करंट अफेयर में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोबेल प्राइज से। आपको पता होना चाहिए कि 2024 के लिए नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है और पहला नोबेल दिया गया है चिकित्सा के लिए। ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया गया या सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो चिकित्सा का नोबेल दिया जा रहा है विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को, दोनों ही अमेरिका के। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन। देखिए नोबेल 6 अलग अलग चीजों के लिए नोबेल दिए जाते हैं, हम एंड में बात करेंगे। हर एग्जाम में आपको नोबेल से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन नोबेल से आता है, जैसे कि देखिए एसएससी में पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए नोबेल का क्वेश्चन याद रखिएगा। हम पूरी डिटेल देखेंगे कि भाई ये जो नोबेल मिला है चिकित्सा का, किस उपलब्धि के लिए दिया गया दोनों को। लेकिन उसके पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको सेल में डीएनए और आरएनए के बारे में पता होगा। डीएनए क्या है? तो देखिए डीएनए हमारे शरीर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संग्रहित करता है और नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। आरएनए की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। डीएनए की जानकारी को प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम तक ले जाता है कौन? आरएनए। तो इस तरीके से सेल में हमको डीएनए और आरएनए देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हाल ही में देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को। ठीक है ना, विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को यह जो पुरस्कार है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जिन रेगुलेशन में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। अब यहां पर समझिए कि ये एक्चुअल में है क्या। देखिए इन्होंने किसका पता लगाया? इन्होंने खोजा है माइक्रो आरएनए स्पेशली। ठीक है, देखिए जो सेल होता है ना, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मली सेल, सभी सेल में क्रोमोसोम जो होते हैं ना एक जैसे होते हैं। सेल में क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं और उन क्रोमोसोम में जो जिन का सेट होता है, जो निर्देशों का सेट होता है, वो भी सारे सेल में एक जैसा होता है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि हमारे हार्ट के जो सेल हैं, जो हमारे लीवर के सेल हैं या अदर मसल के जो सेल हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जबकि उनमें क्रोमोसोम के जो सेट हैं वो एक जैसे हैं, उनमें जो जिन के सेट हैं वो एक जैसे हैं। फिर भी भाई वो बॉडी के हिसाब से अलग अलग वर्क करते हैं। कभी ऐसा होता है हार्ट का जो सेल है वो कभी लीवर के सेल की तरह काम करने लगे तो बॉडी का शायद जीवन मुश्किल हो जाए, है ना। किसी भी जीव जंतु या फिर मनुष्य बोल लो, जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता कैसे? तो यहां पर पता चलता है कि भाई ये होता है जिन रेगुलेशन के कारण, और जिन रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए। ठीक है, जिन रेगुलेशन जो हैं वो सभी मसल्स के, जो बोल सकते हैं हम सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं किसी भी बॉडी के, उनको पर्टिकुलर निर्देश देता है कि भाई तुमको यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, पर्टिकुलर दूसरे इंस्ट्रक्शन नहीं लेना है। ठीक है, और ये जो जिन रेगुलेशन होता है वो होता है किसके कारण? एमआईआरएनए के कारण। एमआईआरएनए की बात करें तो जो सेल है वो एमआईआरएनए से ही बने हुए हैं या इसके कारण ही डेवलप होते हैं। ठीक है, एमआईआरएनए की बात करें, माइक्रो आरएनए की बात करें तो ये छोटे छोटे आरएनए, माइक्रो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का सेट होता है। ठीक है, और उससे बना है एमआईआरएनए। छोटे छोटे जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेट है और नॉर्मली ये काम करता है जिन रेगुलेशन के लिए। ठीक है ना, जिन रेगुलेशन के कारण ही कोशिकाएं जो हैं, सेल्स जो हैं,
अलग अलग वर्क करती हैं, जो उनको निर्देश दिए गए हैं वो उन्हीं निर्देशों को एक्सेप्ट करती है, अदर निर्देश लेने से रोकता है कौन? जिन रेगुलेशन। और ये होता है किसके कारण? माइक्रो आरएनए के कारण। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन को। देखिए, सबसे पहली बार 1993 में विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन ने खोज की थी माइक्रो आरएनए की। ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक वर्म था, एक कृमि था जिसका नाम था कैनोहेब्डोइटिस एलिगेंस, एक कृमि है। इसमें छोटे आरएनए अणु की पहचान की और इनको नाम दिया गया माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए की खोज का श्रेय दिया जाता है इन दोनों को, जिनको दिया गया है चिकित्सा का नोबेल या फिर मेडिसिन का नोबेल बोल ले, विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन। तो अब भूलना मत, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि इनको किस खोज के लिए हाल ही में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। माइक्रो आरएनए में आपको बता ही चुका हूं भाई, आरएनए छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स का समूह होता है या फिर छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें माइक्रो आरएनए कहा जाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि जिन या फिर डीएनए की जानकारी को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, जिन जो हैं उनको क्या वर्क करना है, इनको नियंत्रित करने का काम माइक्रो आरएनए का है। ठीक है, इसे कहा जाता है जिन रेगुलेशन। ठीक है, देखिए मान लो कोई जिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का आदेश देता है, तो माइक्रो आरएनए उस जिन के संदेश को पढ़कर उसे नियंत्रित कर सकता है और उसको रोक सकता है प्रोटीन बनाने से। ठीक है, ये कौन करता है? माइक्रो आरएनए। तो कैंसर का अगर हम एग्जांपल ले तो कैंसर में माइक्रो आरएनए 21 की भूमिका है। अगर कोई भी कैंसर सेल्स अगर डेवलप करता है, अनियंत्रित रूप से बढ़ता है, तो माइक्रो आरएनए 21 से कैंसर को बढ़ने वाले जो जिन हैं उनको रोका जा सकता है। ठीक है ना, मतलब वो कोशिका डेवलप होने से रोकी जा सकती है और कैंसर का इलाज किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर हाल ही में कारण रहा कि चिकित्सा का नोबेल अमेरिका के दोनों व्यक्तियों को दिया गया जिनकी हमने बात की थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जिन रेगुलेशन के बारे में यहां पर मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी है कि इन्होंने किसकी खोज की और उससे होगा क्या। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कैंसर का इलाज और अदर इलाज खोजे जा सकते हैं उससे जल्द। ठीक है, चलिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी के नोबेल की बात करें तो 2023 में ये जो नोबेल है कैटालिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया था। ठीक है ना, ये दोनों ही कैटालिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन 2023 के नोबेल से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी एक बेसिक चीज है, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 6 फील्ड मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमी और पीस, शांति। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसके लिए नोबेल प्राइज नॉर्मली दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है ना, इसके द्वारा यह दिया जाता है हर साल अलग अलग 6 क्षेत्रों में। ठीक है, सबसे आखिरी में याद रखिएगा इकोनॉमी के नोबेल की शुरुआत की गई थी और बाकी 5 पहले से दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। यहां पर अपडेटेड क्लास आ चुकी है आप सभी के लिए आपके कोर्स में, तो रिकॉर्डेड बैच है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच को। किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी, रेलवे या फिर अदर जिसमें भी इंग्लिश आती है नॉर्मली, उस एग्जाम के लिए आपको ये इंग्लिश का कोर्स बहुत ही मदद करने वाला है। स्टेट की जो अदर काफी स्टेट की भी एग्जाम होती है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, पोर्शन अलग अलग। ठीक है, तो सब आपका यहीं पर सिंगल एक कोर्स में कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस कोर्स की लिंक दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल की बात करें तो इसे मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भी बथुकम्मा त्योहार नॉर्मली मनाया जाता है नवरात्रि में।
नवरात्रि में माता की पूजा की जाती है ना, तो माता गौरी की पूजा के रूप में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पर अधिकतर तेलंगाना में। क्या होता है कि नवरात्रि, ये जो गरबे वाली नवरात्रि है, उसके पहले अमावस गई और एक दिन बाद नवरात्रि लगी, तो उस अमावस से दुर्गा अष्टमी तक, है ना, 9 दिन तक आयोजित किया जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल, दुर्गा अष्टमी, है ना, सुना होगा मूवी में दुर्गा अष्टमी, कहाँ देखा था हमने, भूल भुलैया में, है ना। तो ये 9 दिन नॉर्मली बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हमने ये फेस्टिवल कलेक्ट किया है। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया था भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना। फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आया। देखिए बथुकम्मा या फूलों का त्योहार कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये तेलंगाना, ठीक है। तो याद रखिएगा बथुकम्मा पुष्पों का त्योहार है, फूलों का त्योहार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बथुकम्मा का अर्थ हिंदी में देखें ना तो देवी का जीवन में आना। नवरात्रि शुरू हुए तो देवी हमारे जीवन में आई। फूलों का त्योहार भी कहा जाता है बथुकम्मा को। नॉर्मली भाद्रपद अमावस्या जो गई है अभी, वहां से लेकर दुर्गा अष्टमी तक 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है और महागौरी की पूजा की जाती है, ठीक है। स्त्रियां नॉर्मली नारित्व की संरक्षक देवी के रूप में महागौरी की पूजा करती है बथुकम्मा फेस्टिवल में। फूलों का त्योहार या बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी इतिहास में। क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की याद में इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। डेट और ईयर याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर 1932 में स्थापना हुई थी तो इस साल 2024 में इसका 92वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। 92 फाउंडेशन डे इंडियन एयरफोर्स का, कब? 8 अक्टूबर को। थीम की बात करें तो थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इंडियन एयरफोर्स डे 2024 की थीम है ना। इसी उपलक्ष्य में 2024 में हाल ही में चेन्नई में एक एयर शो का भी आयोजन किया गया, है ना। एयरफोर्स की शक्ति, साहस और रक्षा का जो योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। अगर हम हमारी इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य देखने जाते हैं ना, तो संस्कृत का एक वर्ड लिया है आदर्श वाक्य के रूप में, नभ स्पर्शः दीप्तम। हिंदी देखें तो आकाश को छूने वाला तेज, इसका हिंदी अर्थ है। इंडियन एयरफोर्स का लोगो या आदर्श वाक्य बोल रहे हम, आदर्श वाक्य, ठीक है। देखिए पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात करें तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे 1954 में। करंट एयर फोर्स चीफ की बात करें तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर है? तो देखिए महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि महिलाओं की है, इसका आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। कहां पर? बिहार में। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है ना, उसको प्रतीक बनाते हुए एक मैस्कॉट घोषित किया गया है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का, और इसको नाम दिया गया गुड़िया। क्या नाम दिया गया? गुड़िया। मैस्कॉट देखेंगे तो आप देखिए ये मैस्कॉट है, ठीक है ना, गोर पक्षी है ये बिहार का, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। तो उसके आधार पर ये मैस्कॉट रखा गया है, क्योंकि मैस्कॉट नॉर्मली देखिए एग्जाम में आए हुए हैं, हालांकि ये दूसरे हैं फीफा वर्ल्ड कप वगैरह, लेकिन मैस्कॉट पूछे जाते हैं। देखिए 37th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट पूछा गया था, फीफा का मैस्कॉट पूछा गया, तो याद रखिएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक है। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
2024 के लिए लोगो और मैस्कट का शुभारंभ किया है। अब मैस्कॉट की बात करें स्पेशली तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, गोर पक्षी या गोरैया कहते हैं, इसका एक प्रतीक है जिसको नाम दिया गया है गुड़िया। ठीक है ना। तो विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? पहला क्वेश्चन, बिहार में। मैस्कॉट गुड़िया, ठीक है, राज्य पक्षी गोरैया का प्रतीक। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2010 में शुरुआत की गई थी। लास्ट ईयर 2023 में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विनर टीम थी इंडिया। ठीक है, ओके। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो एमपी गवर्नमेंट राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार देती है, किशोर कुमार सम्मान। एमपी गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत 1997 में की थी, 1997 में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, जरूरी नहीं है कि एमपी के किसी व्यक्ति को दिया जाए, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है किशोर कुमार सम्मान। तो 2023 में ये जो नॉर्मली क्या होता है, ये जो पुरस्कार है ना, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसने सिनेमा में योगदान दिया हो, गायक हो, अभिनय करता हो, जो भी हो, नॉर्मली सिनेमा में योगदान दिया, तो ऐसे व्यक्ति को किशोर कुमार सम्मान दिया जा सकता है। 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान की घोषणा की गई है 2024 में। रिपीट, 2023 के लिए दिया गया, लेकिन घोषणा अब 2024 में हुई। यह दिया गया है राजकुमार हिरानी, फिल्म डायरेक्टर। नाम सुना है? सुना ही होगा भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सारी पीके डंकी, कितनी मूवी बनाई, तो राजकुमार हिरानी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 दिए जाने की हाल ही में घोषणा की गई। 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई एमबीबीएस, डंकी, काफी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है। ठीक है ना। किशोर कुमार अवार्ड 2023 जो है वो 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खंडवा में, किशोर कुमार की जन्मभूमि है, फिल्म अभिनेता है, एमपी के खंडवा में जन्म हुआ था उनका, तो वहां पर किशोर कुमार समारोह का आयोजन किया जाता है। 13 अक्टूबर को किया जाएगा, तो वहीं पर किशोर कुमार अवार्ड 2023 राजकुमार हिरानी को दिया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1997 से दिया जा रहा है किशोर कुमार के सम्मान में। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग यह अवार्ड देता है, और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। राजकुमार हिरानी को 2023 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जा रहा है। चर्चा में रहा बिजनेस रेडी इंडेक्स। ठीक है, बी रेडी इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, या बिजनेस रेडी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, भारत की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने घोषणा की है कि जो हम स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग निकालने वाले हैं, उसको विश्व बैंक के आने वाले बी रेडी इंडेक्स के अनुसार ही बनाएंगे। बी रेडी इंडेक्स पता है क्या है? कि भाई किसी भी देश में बिजनेस खोलने के लिए कितनी ज्यादा अनुकूलता है, वहां की पॉलिसी कितनी अच्छी है, लाइसेंस की पॉलिसी कितनी अच्छी है ना, अलग जितने भी एलिमेंट एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हो सकते हैं, सिंपल बनाने के लिए हो सकते हैं, वो सब कितने अच्छे हैं। लेबर कितनी जल्दी मिल जाती है, एनवायरमेंट बिजनेस के लिए कितना अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी कितनी अच्छी है, कितनी स्मूथ है ना, लाइसेंसिंग पॉलिसी कितनी स्मूथ है। तो इस आधार पर रैंक दी जाती है देशों को। किस में रैंक दी जाती है? बी रेडी इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसी आधार पर अब स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग तैयार करेंगे, इसी के अनुसार हम बनाएंगे। राज्य बिजनेस के लिए कितना अनुकूल है, उस आधार पर इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, और बी रेडी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के देशों के लिए बनाएगा। ठीक है, तो बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जो देश या राज्य में व्यापार का जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको मापता है, कि कितना अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है किसी भी देश में बिजनेस के लिए। इसका उद्देश्य यह समझना है कि उस स्थान पर या देश में व्यापार शुरू करने,
उसको ऑपरेट करने, एक्सपेंड करने के लिए कितनी ज्यादा अनुकूलता है ना। इस आधार पर बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वैसे इसके पहले वर्ल्ड बैंक इसकी जगह इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करता था, लेकिन अनियमितताओं के कारण 2021 में इस इंडेक्स को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर लाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स। ठीक है, तो 3 अलग अलग मेन पिलर्स हैं इसको नापने के। नॉर्मली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाएं कितनी अच्छी है, और एफिशिएंसी किसी भी देश में बिजनेस के लिए कितनी अच्छी है। और इसके अलावा फिर अलग अलग इंडेक्स को तैयार करने के लिए जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, है ना, वो तो हैं। जैसे भाई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी है, जेंडर इक्वलिटी कितनी है, तो ये अलग अलग चीजों को नापता है और सभी को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है बिजनेस रेडी इंडेक्स। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई? निजुत मोइना योजना की बात करें तो इसे शुरू किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य की जो बालिकाएं हैं उनमें शिक्षा के विकास के लिए, एजुकेशन के तरफ उनको प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी छात्राओं को। ठीक है, कॉलेज की लड़कियां या स्कूल की लड़कियां, उनके लिए शुरू की गई निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना को शुरू किया। ठीक है, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए बेनिफिट किसको मिलेगा, तो क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो छात्राएं हैं उनको हर महीने फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। कितनी? तो 11th 12th की जो छात्राएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो कॉलेज में है, डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है, उनको 1250 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रही हैं छात्राएं उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। निजुत मोइना योजना असम सरकार ने हाल ही में इस योजना को असम में लॉन्च किया। ठीक है, पेमेंट कैटेगरी याद रखिएगा, कितना कितना राशि दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ कनेक्ट का 4th जो एडिशन है उसका आयोजन कहां किया गया? तो भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन किया है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। कहां किया? नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? देखिए डिफेंस सेक्टर में जितने भी स्टार्टअप है, जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी कंपनियां हैं, उन सभी को एक साथ लाना और एक डिफेंस इकोसिस्टम को तैयार करना मुख्य उद्देश्य डेफ कनेक्ट आयोजित किए जाने का। एक कॉन्फ्रेंस है, हाल ही में दिल्ली कैंट के मोनेक्शा सेंटर में इसका इनॉग्रेशन किया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो आयोजन हुआ है दिल्ली। ठीक है ना। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है ना। तो डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना, डिफेंस के सभी स्टार्टअप, इन्वेस्टर, इनको एक साथ लाना ताकि भाई हम अपने ही देश में डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। इंडिया इज अटेनिंग आत्मनिर्भर सेल्फ रिलियंस इन डिफेंस, मतलब आत्मनिर्भर भी याद कर लोगे, काम हो जाएगा। ये थीम है 2024 में डेफ कनेक्ट 4.0 की 4th एडिशन है, आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। तो डिफेंस के सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, एक डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। देखिए आयोजन आईडेक्स करवाता है, जैसा कि अभी हमने बात करी, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसकी शुरुआत की गई थी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में। उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करता है। देखो डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक जो आत्मनिर्भर भारत का हमने सपना देखा है, विकसित भारत का जो सपना देखा है, उस गोल को हासिल करना आईडेक्स की स्थापना किए जाने का मुख्य उद्देश्य है, जो कि डेफ कनेक्ट नाम का कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाता है। किस भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी ने सोंघी बिलियर्ड सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है? तो सोंघे बिलियर्ड सिंगापुर
ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है भारत के बहुत ही फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, देखा होगा आपने इनको। ये रही इनकी इमेज, बहुत ही सुर्खियों में रहते हैं, है ना। तो इंडियन बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने सोंगे बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने सिंगापुर के ही जॉर्डन ओंग को हराकर यह खिताब जीता। सिंगापुर में होने वाली बिलियर्ड्स टूर्नामेंट है सोंगे बिलियर्ड सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 में इसका खिताब पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया। लास्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? देखिए, सुल्तान जोहर कप की बात करें ना तो इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया में। मलेशिया का प्लेस है जोहोर, यहां पर आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट। मलेशिया में आयोजित होता है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि यह किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, तो सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। मलेशिया के जोहर में इसका आयोजन किया जाता है। 12वें एडिशन का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा इस साल, ठीक है ना। 12वें एडिशन में भारत की ओर से 18 मेंबर की जूनियर मेंस हॉकी टीम को भेजा जाएगा। हाल ही में हॉकी इंडिया ने इसकी घोषणा की। 18 मेंबर भेजे जाएंगे जूनियर मेंस हॉकी टीम, ठीक है ना, 18 मेंबर की होगी, जो कि सुल्तान जोहर कप के लिए भेजी जाएगी मलेशिया 12th एडिशन में पार्टिसिपेट के लिए, है ना। इंडियन टीम के इसमें मुख्य कोच PR श्रीजेश है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनको मुख्य कोच बनाया गया है। और यहां पर कैप्टन रहेंगे अमीर अली, ठीक है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया के जोहर राज्य में आयोजित किया जाता है। इस साल इसका 12वां एडिशन आयोजित किया जाएगा मलेशिया में, मलेशिया के जोहर में, ठीक है। तो यहां पर 8 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक इंफॉर्मेशन को समझा। अब हम लास्ट डे के रिवीजन की बात करेंगे। यहां पर एक लाइन ये भी देख लीजिए कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2011 में की गई थी, ठीक है ना। अंडर 21 21 साल से नीचे के जो हॉकी प्लेयर है वो भाग लेते हैं, और 11वां एडिशन खेला गया था 2023 में, जिसमें जर्मनी ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। सेकेंड टाइटल था जर्मनी का। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया? तो यह है वाशिम जिला, महाराष्ट्र, ठीक है। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत की? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आंसर बी। भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी इकोनॉमी बनी? तो यह चौथी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में, पढ़ा था कल के सेशन में हमने। निम्न में से किसे अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे अविरल जैन। हाल ही में डीआरडीओ ने वशोरात डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वशोरात, ओके। मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया। 4 देशों के मध्य में आयोजन किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है मुंबई ने। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दिवांशी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो यह फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर का फर्स्ट मंडे, ठीक है। तो ये लास्ट डे के सेशन में सारे करंट अफेयर हमने पढ़े थे, डिटेल में डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर में, जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उसका यहां पर हम आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है 18 जुलाई को। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा देखने को मिलती है सिक्किम राज्य में। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे आज के लास्ट डे के, जो मैंने आपको दिए थे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे,
असीरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? और कांडला बंदरगाह किस राज्य में देखने को मिलता है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।